मैं कुलदीप मिश्रा, आपके हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी विषय के व्याकरण पोर्शन का जो पहला चैप्टर है, जिसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 प्रकरण दिए गए हैं: भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले अध्याय में 4 टॉपिक हैं: भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो जो पहला टॉपिक है, पहला प्रकरण है भाषा, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। उसके बारे में जानेंगे कि भाषा है क्या। हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और विचारशील एवं सामाजिक होने के कारण वह अपने विचारों का आदान प्रदान अन्य लोगों के साथ करता है, अन्य लोगों से करता है। और इन विचारों और भावों के आदान प्रदान के लिए वह अनेक साधनों को अपनाता है। जैसा कि आप अपने व्याकरण के बुक में देखेंगे कि भाषा को चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। पहले चित्र में हम देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से पहले चित्र में यह बताने का प्रयास किया गया है कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी माँ उससे कुछ कह रही है। यानी उस चित्र के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है? उस चित्र के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उस बच्चे की माँ बोल करके उस बच्चे को कुछ बता रही हैं, समझा रही हैं। दूसरा चित्र हम देख रहे हैं कि एक कक्षा में, एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और अध्यापिका कुछ समझा रही हैं। और अध्यापिका जब समझा रही हैं तो बच्चे सुन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी दूसरे चित्र के माध्यम से क्या बताया गया है? सुन करके समझने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा जो चित्र आपके बुक में दिया है, आपकी किताब में दिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि एक क्लास में बच्चे बैठे हैं और जो अध्यापिका है वो बोर्ड पर लिख करके समझाने का प्रयास कर रही हैं। यानी तीसरे चित्र के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है? तीसरे चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि लिख करके समझाने का प्रयास किया गया है। और चौथा जो चित्र आप अपने बुक में देखेंगे, उसमें एक व्यक्ति बैठ करके समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं। उससे क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है? उससे यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि पढ़ करके भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जो उपर्युक्त जितने भी चित्र, यानी चारों जो चित्र हैं, उनके माध्यम से क्या बताया गया है? पहला, बोल करके समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा, सुन करके समझने का प्रयास किया गया है। तीसरा, लिख करके समझाने का प्रयास किया गया है। और चौथा, पढ़ करके समझने का प्रयास किया गया है। अतः इन चित्रों में भाषा के कौशल कौन कौन सा? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये क्या हो रहे हैं? ये प्रकट हो रहे हैं। और इन चारों का माध्यम केवल क्या है? भाषा ही है। तो अब हमसे कोई पूछे कि हम भाषा की परिभाषा क्या दे सकते हैं, भाषा की परिभाषा क्या बताया जा सकता है, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर करता है। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को बोल करके, सुन करके, लिख करके और पढ़ करके करता है। अब भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं। पहला, मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? तो भाषा का जो पहला रूप है मौखिक भाषा। जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को मुख से बोल करके प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। यानी मौखिक भाषा में क्या होता है? हम अपनी बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को बोल करके प्रकट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसे भाषण देना, यानी हम अपनी बातों को भाषण के माध्यम से क्या करते हैं? बोल करके कहते हैं। दूसरा,
गाना सुना करके, हम अपने संदेश को गीत सुना करके भी बताने का प्रयास करते हैं। तो अगला बातचीत करके, आप रेडियो पे देखते हैं, बोल करके संदेश बताने का प्रयास किया जाता है। टेलीफोन पे भी हम मुख से बोल करके अपने संदेश को, अपने भाव को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी हम अपनी बात को, अपने भाव को, अपने संदेश को बोल करके बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जितने भी उदाहरण हैं सब मौखिक भाषा हैं। यानी मौखिक भाषा में क्या है, हम अपने बात को, अपने भाव को, अपने विचार को मुख से बोल करके कहते हैं। हमने तमाम उदाहरण बताया, भाषण, गीत सुना करके, टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं। और मौखिक भाषा जो है वह भाषा का अस्थायी रूप है। वहीं जब हम लिखित भाषा पढ़ेंगे, भाषा का जो दूसरा रूप है लिखित भाषा, वो अस्थायी होता है, लेकिन जो मौखिक भाषा होता है वो अस्थायी होता है। तो मौखिक भाषा हम जाने, दूसरा क्या जानेंगे, लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या कहते हैं, लिखित भाषा जब हम अपने मन की बात को, अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को लिख करके प्रकट करते हैं, अर्थात दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। यानी लिखित भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा में हम अपनी बात को, हम अपने भाव को, हम अपने विचार को, हम अपने संदेश को लिख करके प्रकट करते हैं। तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा जो होती है वो अस्थायी होती है। क्यों? क्योंकि लिखित जो भाषा है वो अधिक समय तक के लिए हम सुरक्षित रह सकते हैं। वही जब मौखिक भाषा में बता रहा था उसमें बताया कि यह भाषा का अस्थायी रूप है, लेकिन जो लिखित भाषा है वह भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा के भी तमाम उदाहरण हैं, जैसा आप अपने बुक में देखेंगे। जैसे किताबों के माध्यम से भी क्या होता है, लिखित रूप से बात को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, लिखित रूप से संदेश को, बात को हम दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अखबार के माध्यम से, आपके वहाँ डेली अखबार आता होगा, न्यूज़पेपर आता होगा, आप देखते हैं कि लोग संदेश को लिख करके दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपके घर में पत्र आता होगा, पत्र में भी क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने संदेश को, अपनी बात को दूसरों तक लिख करके पत्र में पहुंचाने का प्रयास करता है। तो भाषा का यह लिखित रूप, यानी लिखित भाषा में क्या होता है, लिखित भाषा में हम अपने विचार को, हम अपने भाव को, हम अपनी बात को, हम अपने संदेश को लिख करके दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और लिखित भाषा जो है वो भाषा का अस्थायी रूप है, क्योंकि इसे अधिक समय तक के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज हम लोग भाषा की परिभाषा जाने कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर के करता है। भाषा के रूप हम जाने, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में आपको बताया कि हम मुख से बोल करके अपने भाव, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, हम अपने भावों को, हम अपने संदेश को, हम अपनी बातों को लिख करके पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम भाषा के अन्य रूप जो हैं, जैसे सांकेतिक भाषा, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सांकेतिक भाषा को व्याकरणिक रूप से नहीं माना गया है। मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप हैं। सांकेतिक भाषा चूँकि सारे संकेत स्पष्ट नहीं होते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। हम सांकेतिक भाषा को भी बता देते हैं। सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेत के माध्यम से, आप अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट मैच में जो अंपायर होता है वो संकेतों के माध्यम से आउट होने का
संदेश देता है। हम देखते हैं जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो संकेत के माध्यम से अपने संदेश को लोगों को देते हैं, अर्थात संकेत के माध्यम से वो अपनी बात को कहते हैं। लेकिन जो व्याकरणिक रूप से सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग और पढ़ेंगे और जानने का मतलब और जो भाषा से संबंधित चीज़ें हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।